अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, नून लीग की जानिब से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर मईशत को संभालेंगे, उसको उसके रास्ते पर डालेंगे। ये बात किसी और के बस की अब नहीं है। इसहाक डार का भी यही दावा है कि इत्तेहादी हुकूमत के इक़दामात से रुपया मुस्तहकम और मईशत मजबूत हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक में शामिल कर दिया गया है और पाकिस्तान कर्ज लेने वाला आलमी बैंक से सबसे बड़ा मुल्क भी बन गया है। और साथ ही साथ आलमी बैंक ने यह मशवरा दिया है कि 50,000 रुपए से कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा जो दीगर शोबाजात हैं उन पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दिया गया है। तो एक जानिब नून लीग के बुलंदोबांग दावे और दूसरी जानिब जो आलमी बैंक है उसके हवाले से जो उसके इक़दामात तय करने का वो कह रहा है, या जो रिपोर्ट उसके हवाले से सामने आई है, इसमें कितनी हकीकत है और इसमें क्या तजाद है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने साबिक इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा कि नून लीग और फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों को अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के बयानात को सियासी बयानबाजी में लिया जाए या वाकई जो इत्तेहादियों का मफाहमत का बयानिया था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया है। 27 दिन की मोहलत बाकी रह गई है और ये भी बताया गया है कि बहुत सारे मुल्क में ऐसे वाक़यात जो खुदकुश हमलावरों के ले लें, जराइम के ले लें, छीना चपटी के ले लें, कत्ल गारत के ले लें, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की भी शामिल है। ये भी बताया गया है कि कुछ अर्सा पहले मुल्क में 24 खुदकुश हमलों में से उसमें 14 अफगानी बाशिंदे भी मुलविस हैं। इसके अलावा मुल्क में जो दीगर जराइम हो रहे हैं उनमें भी ये गैर मुल्की बाशिंदे शामिल हैं। तो अब 27 दिन की मोहलत बाकी रह गई है, इनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस हवाले से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की भी जा रही हैं। तो अब सवाल यह है कि सालों से मुकीम अफगान बाशिंदों को इस तरह से निकालना, मुल्क बदर करना, ये मरहला कितना आसान होगा और क्या अब इनको निकालना ही नागुज़ीर है। इस हवाले से बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आप ही बताइएगा, नून लीग की जानिब से तो दावा ही यही है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, मईशत को अपनी डगर पर डालेंगे और उनके अलावा कोई और मईशत को संभाल नहीं सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हम आलमी बैंक का देख रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को मकरूज तरीन मुल्क में सबसे पहले नंबर पर रख दिया है। ये कैसा तजाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये तजाद नहीं, ये हकीकत है। और इसलिए पाकिस्तान मकरूज तरीन मुल्क हो गया कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों ने हुकूमतें की हैं, वजारत खजाना चलाए हैं, टैक्स लगाए हैं और टैक्स इकट्ठे किए हैं और उसके बाद मुल्क को जो शानदार कामयाबी और इकोनॉमी की तरफ लेके गए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स, एक कारोबारी इदारा अगर वो मकरूज हो, वो नियर टू डिफॉल्ट हो और उसके बाद उसके जो चलाने वाले हैं उनके प्रोटोकॉल, उनके एहसासे, उनके मामलात दिन ब दिन ऊपर जा रहे हों, तो कोई उसको मानेगा कि इसका कारोबार क्राइसिस में है? ये बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरान, हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क के सियासतदान, जिसके बस में जितना है उसने इस मुल्क में से माल बनाया और माल बनाने के बाद वो बाहर शिफ्ट कर दिया। लेकिन आज देखिए, यहाँ पे लोग जो है वो अमीर है, यहाँ पे कारोबारी लोग अमीर हैं, शख्सियात अमीर हैं, लेकिन मुल्क गरीब है। यहाँ पे लोग टैक्स देना गुनाह समझते हैं, यहाँ पे लोग लीगल ट्रांजैक्शन करना जो है वो ममनू समझते हैं। यहाँ पे लोग अरबों रुपए किसी के घर में सोने की सूरत में, डॉलर की सूरत में, गैर मुल्की करेंसी की सूरत में तिजोरियों में छुपा के रखते हैं, जिनको अब FIA रिकवर कर रही है। और बैंकों में इसलिए नहीं रखते कि हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया, ये लीगल मनी है या ब्लैक मनी है, उसके हवाले से बताना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि इस मुल्क में मईशत ज़बूहाली का शिकार है, इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं चल पा रही, यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डिप में है, इसके बावजूद डॉलर नीचे आ रहा है,
गोल्ड का रेट नीचे आ रहा है, अशिया खुर्दोनोश का रेट नीचे आ रहा है। और कल जो एपेक्स कमेटी का फैसला हुआ उसके बाद मुझे ये तवक्को है कि आप हर गुजरते दिन के साथ देखेंगे ये जो नाम मैंने लिए ये तमाम इनके जो रेट्स हैं वो नीचे आएंगे। वजह क्या? वजह यह है कि लोगों को शॉर्ट मनी अर्न करने का चस्का पड़ गया है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि दिहाड़ियाँ लगाओ, मल्टीप्लिकेशन करो और बाहर निकल जाओ या पैसा बाहर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे अगर ये लॉयल है मुल्क के साथ, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जी हम वर्ल्ड बैंक, IMF, तमाम मालियाती इदारे, इनको आप एक साइड पे रख दीजिए, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हम अपने अपने ताई इस बात का जायजा तो ले सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वकला हैं, सहाफ़ी हैं, आप तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रख दीजिए, क्या इन लोगों ने मुल्क की में से जो अर्निंग की उसका क्या इन्होंने टैक्स पे किया? क्या इनको इस बात का एहसास है कि गरीब यहाँ पे परेशान हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ हर बंदा ये देख रहा है कि मैंने अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करना है, मैंने अपनी इजारादारी कैसे लेके चलनी है, मैंने कार्टलाइजेशन को मजीद कैसे तकवीत देनी है। यहाँ पे हालत ये है कि जो पहले चीनी को सरप्लस दिखा के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी को शॉर्टफॉल दिखा के इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सीमेंट को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं उसकी प्रोडक्शन को, यहाँ पे अद्वियात को स्टेक के ऊपर चला के उनकी कीमतों को में इजाफा कर देते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन कर लेते हैं, अदालतें जो है वो हुक्म इब्तदाई देती हैं तो पूछने का नाम नहीं लेती, और जो माल बनाने वाले लोग हैं वो माल बना रहे हैं। आप किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में उठा के देख लीजिए, अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की आवाम का दर्द है हमारे अंदर, तो सबसे पहले किरदार शो करना पड़ेगा। और किरदार यह है कि अगर मैंने मुल्क में सियासत करनी है, मुल्क में सहाफत करनी है, मुल्क में नौकरी करनी है, मुल्क में मैंने सर्विंग करनी है, तो फिर हमें अपने हिसाब से मुल्क में रखने चाहिए, हमें यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। अदरवाइज आप जब उधार लेने जाएंगे तो वो तो कह रहे हैं 50,000 की आमदन वाले पे भी टैक्स लगा दें। आप दुकानदारों के टैक्स जो इम्तियाज भाई काफी दिनों से कह रहे हैं कि भाई दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएं, मुफ्ता इस्माइल ने यही तो शर्त रखी थी, जिसके बाद मुफ्ता इस्माइल को हटा दिया गया। आपकी बात वहां तक पहुंच गई काशिफ। और तजर्बाकार वजीर खजाना साहब ने कहा कि मैं IMF को डील करते हुए मुझे बड़ा अरसा हो गया। अब वो बयान क्या दे रहे हैं कि आज जो मईशत बेहतर हो रही है वो हमारे इक़दाम से हो रही है। अल्लाह को माने, आपका क्या लेना देना भाई, आप तो 300 प्लस में डॉलर छोड़ के गए थे। ये तो दुआएं दे आर्मी चीफ साहब को जिन्होंने एक फैसला किया और उसके बाद काम शुरू हो गया और चीजें नीचे आना शुरू हो गई। अब नून लीग इसका किसका क्रेडिट लेगी? बिल्कुल ठीक है। मेरी ये तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों का एहसास वापस लेके आएंगे यहाँ पे और फिर कारोबार करेंगे और उसके बाद मईशत ठीक होगी। ठीक है मुनव्वर साहब, आप वैसे क्या समझते हैं, जो मईशत थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है उसका क्रेडिट किसको जाता है? और नून लीग की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं और फिर जो वर्ल्ड बैंक के हालिया इकदाम हैं, क्या वो उसके ऐन मुताबिक हैं? बिल्कुल शुमाइला, बात यह है कि नून लीग ने जिस टाइम पे हुकूमत छोड़ी थी तो आप उस टाइम पे देखिएगा कि भी डॉलर का रेट क्या था, कमोडिटीज का रेट क्या था, और इस टाइम पे ये इंटरम सेटअप के दौरान इस टाइम पे इसहाक डार साहब ने अपना ओहदा छोड़ा है तो उस टाइम पे डॉलर जो है वो 270 280 के करीब फ्लक्चुएट कर रहा था। और उसके बाद जब इंटरम सेटअप आया तो फिर रातों रात ये डॉलर ने बूस्ट किया और ये 340 तक गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी साबिक हुक्मरान जो थे उनकी पॉलिसी में कोई ना कोई ऐसी चीज थी कि उन्होंने चीजों को मेंटेन किया हुआ था। उनकी जो दौरे हुकूमत रहा, जो आखिरी 16 महीने थे उनके, उसमें अगर आप देखें तो स्टॉक 49,000 के करीब पहुंच गई थी। तो उसके बाद स्टॉक वापस 45 पे गई। तो ये तनाजनी से काम नहीं चलेगा, ये मामला है हकाइक को देखने का, और ये इस मामले में गैर जानिबदार होके चीजों को देखना पड़ेगा। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि इसहाक डार साहब ने इकोनॉमी को संभाला दिया था और उन्होंने चीजें ठीक की थी, और अब भी मुस्लिम लीग नून के पास इस तरह की टीम मौजूद है कि वो चीजों को बेहतर कर सकती है, और माजी में उन्होंने ये करके भी दिखाया था। मियां नवाज शरीफ के 3 अदवार देखे और पाकिस्तान की पूरी डेवलपमेंट जो हिस्ट्री है उसको अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ के दौर 3 अदवार में डेवलपमेंट ज्यादा हुई है बाकी अदवार के मुकाबले में। तो ये बंदे को बहरहाल ईमानदारी रखनी चाहिए इस मामले में, लेकिन अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है या अगर कोई मामला है तो उसकी वजह से वो खामखा उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर बार बार कहा जाता है जी कि वो अपने असासे लेके आए, तो जब ये
उससे पहले 2 दफा इस तरह हो चुका है। पहले जुल्फकार अली भट्टो साहब के दौर में जब ये इनकी इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज किया गया था और इनको सड़क पे बिठा दिया गया था, तो ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंड्री थी उनकी, वो भी उसको नेशनलाइज कर लिया गया। तो क्या ये किसी महज़ब मुल्क में ये चीज मुमकिन थी? उसके बाद ये जब दूसरा मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उन्होंने उनके तमाम एसेट वो जब्त कर लिए, हत्ता कि उनका जो घर था जिसमें आज रिहाइश पजीर है वो भी उनसे छीन लिया था। तो ये चीजें भी हकाइक है और इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भी अगर वो किसी सियासतदान ने अगर अपना पैसा जो मुल्क से बाहर शिफ्ट किया तो उसकी वजह क्या हुई थी, और वो क्या पाकिस्तान में सरमायादार को इस कदर श्योरिटी है कि वो अपना सरमाया यहाँ पे रख के आजादी के साथ काम कर सके। यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है खास करके वो पैसे वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत ने कोई चीज उन पे कोई टैक्स लगाया भी है तो वो उसको भी सारे से वसूल करते हैं। जो लेजर और बिल बना के देते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा साथ में लिखा होता है जी फला कमोडिटी का इतने % टैक्स, फला का इतने % टैक्स, फला का इतने % टैक्स, और टोटल आपने जो चीज खरीदी है जिसमें ऑलरेडी टैक्स वो शामिल हुआ फैक्ट्री में, जब चीज प्रोड्यूस हुई है मार्केट में आई है तो उसमें टैक्स इंक्लूड था। लेकिन जब ये सेलर वो अपनी बजाय अपनी जेब से जो अपनी आमदनी है उससे टैक्स देने की बजाय वो वाला टैक्स भी वो कम्यूटर के जिम्मे डाल देते हैं और जो बाहर है उससे वो टैक्स जबरदस्ती वसूल करे। असल बात बिल्कुल दुरुस्त ही है कि ये इस मुल्क की जो ताजर बरादरी है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। और दूसरा पूरी दुनिया में ये है कि भी जो कम आमदनी वाले तबकात हैं उनको टैक्स फ्री जोन में रखा जाता है, और जो जिनकी आमदनी ज्यादा होती है सर्टेन लेवल में जिसमें बंदा अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है तो उसको 35% टैक्स देना पड़ता है। इस पे जरा हम इम्तियाज साहब, ठीक है, इम्तियाज साहब का जरा मौक़िफ़ लेते हैं। इम्तियाज साहब, आलमी बैंक ने तो मशवरा दिया कि जो 50,000 से कम आमदन वाले हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया जाए, दीगर शोबाजात हैं, और फिर जो आपकी बात वहाँ तक पहुँची कि दुकानदारों पर भी टैक्स लगा दिया जाए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक का कहना है ना, ये ब्लैकमेल करने वाली बात है, ये उसकी रियल रिपोर्ट नहीं है कि वो एक तो ये कि वो कौन होते हैं सजेस्ट करने वाले, और फिर ये एक बात कही जाती है पाकिस्तान में बार बार, और ये कि जनाब जो कर्ज देता है तो वो तो अपनी शराइत रखेगा। एक बात शुमाइला ओपन माइंड से बताएं कि जिसके पास कोई एसेट ना हो उसको कोई 2 रुपये भी कर्ज दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर IMF या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा देता है तो पाकिस्तान के एसेट्स देख कर देता है, और फिर उसके बाद जो ये शराइत आती है 50,000, इसका मतलब है कि IMF और वर्ल्ड बैंक गरीब दुश्मन है, वो गुर्बत के खिलाफ वो क्यों नहीं आगे जा रहे? जब IMF के एक जिम्मेदार का क्लिप आया था, बड़ा वायरल हुआ कि जी हम तो कहते हैं कि मालदारों पे टैक्स लगाएं, ये हुकूमत जो है गरीबों पे टैक्स लगाती है, और वर्ल्ड बैंक आगे ये बात कर रहा है कि जनाब सबसे ज़्यादा मकरूज़ है। तो अगर पाकिस्तान की हालत ख़राब होती शुमाइला तो वर्ल्ड बैंक क्या कोई आम बैंक भी पैसा नहीं देता पाकिस्तान को। इट मीन्स कि यहाँ पे एक रिवीजन की ज़रूरत है कि मामलात को, पॉलिसीज़ को कैसे आप चेंज करें। ये सिर्फ नवाज शरीफ नहीं कह रहे, बिलावल भुट्टो ने भी जब अपनी इलेक्शन कैंपेन कराची से शुरू की थी तो सक्खर में एक इंटरव्यू था या मुल्तान का, उसमें उन्होंने कहा कि आपका स्लोगन क्या होगा। उन्होंने ये कहा था कि हमारा स्लोगन वही है जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके साथ हम आगे जाएंगे इकोनॉमी को बेहतर करने का नारा लेकर और प्रोग्राम लेकर। वो हम इकोनॉमी को बेहतर करने का प्रोग्राम, बेस हमारी ये होगी, हम वो लेकर जाएंगे। वही नवाज शरीफ बोल रहे हैं। देखें, एक अच्छी बात तो है ना, अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये एक अलग चीज़ है। देखिए, नवाज शरीफ के दौर में इस बात को दो राय नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी ट्रस्ट करती है, बिजनेस कम्युनिटी एक्टिव होती है, उसके लिए बहुत सारी ज़ाहिर है कि उसका वो हिस्सा है। अगर हम नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की इस बात को यकीन ना करें, जिनको आजमाया जा चुका है, जो 2 से 3 मरतबा आजमाया जा चुका है, उस पर तनकीद के साथ भी बात हो सकती है, लेकिन एक इकोनॉमिकल रिवाइवल तो था ना।
तो ये जो 2018 में हुकूमत आई थी तो वो क्या कहकर आई थी कि हम क्या सिर्फ यही करेंगे, सोशल मीडिया पे हुकूमत चलाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने भी तो ये बताया था ना कि हम 200 अरब डॉलर आएगी, 100 डॉलर अरब उधर वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारी जाएगी और 1 अरब डॉलर पाकिस्तान में रहेगी। क्या हुआ है 200 अरब डॉलर? उल्टा जो है 36,100,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान पे पड़ गया था। बात यह है कि उसमें हम कहते हैं जी ये तजर्बा नाकाम हुआ, और जिन्होंने तजर्बे किए उन्होंने बात की। ये अच्छी बात है कि इंतखाबात के हवाले से एक मैनिफेस्टो आ रहा है 2 बड़ी जमातों का। बिलावल भुट्टो भी इकनॉमी रिवाइवल की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने भी ये बात की है। तो हमें इसको एक अच्छा समझना चाहिए। बीसीसीआई बैंक था शुमाइला, बीसीसीआई बैंक को तबाह क्यों किया? ये इन्हीं बड़े बड़े बैंकों ने, उसमें एशियन बैंक भी था, वर्ल्ड बैंक भी था, कि बीसीसीआई रिप्लेस करने लगा था बड़ी तेजी से। बीसीसीआई पे क्या इल्जाम लगाया गया कि मनी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा रखा जाता है। रातों रात पूरी दुनिया में बीसीसीआई बैंक जो यूबीएल के जो आब्दी साहब थे उन्होंने बनाया था, फिर से उसको तबाह किया था। ठीक है, तो ये हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से मेरा हमेशा से ये रहा, मैं अगेन जो काशिफ कह रहा था कि हमें 1,000 से 5,000 तक जो एवरेज 3,000 रुपए आता है, अगर हम दुकानों पे, दुकानदार ले लेगा 100 रुपए रोज है, 3,000 का एवरेज है, तो ये लगाएंगे तो यानी 1 करोड़ दुकान का अगर आप कर लें 30,000 करोड़ माना। और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी, जैसे मिफ्ता थे ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी गुजराती मेमन, पंजाबी सौदागरान दिल्ली, चन्योटी और मारवाड़ी कम्युनिटी के हवाले करें। आप देखें अगर वर्ल्ड बैंक को ये कर्जा ना दे, और ये मैं बीइंग एक राजस्थानी सिंधी पठान की हैसियत से बोल रहा हूँ कि मारवाड़ियों को मैं बड़े करीब से देखा है, कर्जा देने वाले मुल्क, कर्जे वाले। ये देखें 4 कम्युनिटी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर सख्त तनकीद का सिलसिला जारी है। ये इंतखाबी हिकमत अमली है या वो जो इत्तेहादियों का एक इत्तेहाद था वो अब ख़त्म हो गया है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे सियासी रहनुमा एक दूसरे वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे सियासी रहनुमा एक दूसरे पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को ले लें, नून लीग के रहनुमाओं को ले लें, और अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने साबिक इत्तेहादियों पर तनकीद की है और ये कहा है कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं और इनको अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुनव्वर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन तनकीदों को जो एक दूसरे पर सियासी रहनुमा कर रहे हैं? मैं इसको बड़ी मुस्बत तनकीद समझता हूँ। ये पीपल्स पार्टी ने अब ये तो नहीं कहना कि मुस्लिम लीग नून हमारे से अच्छी है तो आप जो वोटर है उनको वोट दे। उन्होंने तो कहना कि हम मुस्लिम लीग नून से बेहतर है कि हमें वोट दे, हमें खिदमत का मौका दे, हम पाकिस्तान को वो उसको बेहतर करेंगे। तो ये वाला मामला है, इसको इस तरह की तनकीद वो सियासी अमल का हिस्सा होती है, इसमें कोई चंबे वाली बात नहीं है। और ये बात हम बहुत पहले भी कई बार कर चुके हैं कि भाई अब ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लड़ना है तो वो एक दूसरे की तारीफ तो नहीं करेंगे, वो उनकी पॉलिसीज के ऊपर दोनों ही एक दूसरे की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करेंगे वोटर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, ताकि वोटर उनके ऊपर ट्रस्ट करे। तो ये उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में जो चीजें दी हैं वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये वाली बात, ये तनकीद, इसको मुस्बत तनकीद के तौर पे लेना चाहिए। ये सियासी अमल का हिस्सा, और ये मेच्योर सियासतदान ही इस तरह की बात करते हैं। दूसरे तो कहते हैं पेट फाड़ देंगे, वो गले से पकड़ के वो घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो मैं जेलों में बंद कर दूंगा, मैं इनकी चीखें सुनना चाहता हूँ, इनका एसी बंद कर दो, इनका पंखा बंद कर दो। ये वाली चीजें जो है ना वो इंतकाम पे मबनी होती है, तो वो उसका अंजाम फिर वही होता है जो कहने वाले आज भुगत रहे हैं। तो इस तरह का मामला है। ये
मैं इस तनकीद को समझता हूँ कि ये बड़ी मुस्बत है और ये इसी तरह की सियासी अमल का हिस्सा है और इसको जारी रहना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज साहब आप इस पर क्या करेंगे, क्या क्या कहेंगे, क्या समझते हैं तनकीद मुस्बत है? देखिए, इसमें मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि बाकी जो भट्ट साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है कि ये 1 से 1.5 महीने की पहले की बात है। फिर बाद में पता थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उधर नहीं जा सका। तो हम बैठे थे, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी निसार खोड़ो साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे एक हिंदू कम्युनिटी के दोस्त थे, उनके यहाँ पे एक पार्टी थी, हम उसमें बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ये बशीर मेमन जो गए ना, मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, उस वक्त वहाँ डिस्कशन हो रही थी। 2 मुस्लिम लीग नून के, उसमें एक मिनॉरिटी के मैंने मौजूद थे, एक लीडर मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी के थे, हम थे, फिर दोस्तों हम 8, 9, 10 लोग बैठे थे। तो वहाँ पर ये बात आ रही थी जब मरियम नवाज़ का, आपने याद होगा, आपने मरियम साहिबा का कहा था कि वो सिंध का विजिट कर रही है, उस वक्त ये बन रहा था, विजिट तकरीबन तैयार था और ये हो रहा था। तो उसमें आया कि जनाब कुछ शख्सियात शामिल होना चाह रही हैं, तो वहाँ पर नाम सामने आए कई, ठीक है, चूँकि हम इस तरह जाते हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कर सकते और हम भी ये नहीं लाए। तो उसमें एक नाम जिक्र किया गया पीपल्स पार्टी के एक लीडर की तरफ से, इनका नाम लिया गया, खुर्शीद शाह साहब का नाम, कि क्या वो नाम भी शामिल है। तो उसमें ना मना हुआ, ना यानी इकरार हुआ, ना इनकार हुआ, ठीक है। वहाँ पर उस वक्त भी लग रही थी। खुर्शीद शाह साहब आजकल अपनी पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ढके छुपे अल्फाज में और खुले अल्फाज में बातें की हैं। और कल जो ये इंटरव्यू जिसमें ये बात सामने आ रही है, मैं आपको कम से कम दावा नहीं कहता, मैं वसूख से कह रहा हूँ कि ये मैनेज किया गया था और ये मैनेज करने वाले भी अदर देन पीपल्स पार्टी के लोग थे। जो पीपल्स पार्टी का एक सिस्टम है कि वो सिस्टम भट्ट साहब भी जानते हैं, काशिफ भी जानते हैं, उसके थ्रू ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आते हैं, उसमें नाम नहीं, उधर से नहीं था नाम, ठीक है। इन्होंने ये सारी बातें नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब के बारे में कही, हालांकि फजलुर रहमान खुर्शीद शाह के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, सारे हैं, क्योंकि एक ये इंटरनल मामला भी चल रहा है। ये बातें एक उसका हिस्सा भी हैं कि भाई ज़ाहिर है कि गुस्से का एक है। आपको याद होगा पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से भी एक उन्होंने कहा था, उसके ऊपर फिर भी इंटरनल पार्टी की तरफ से बासपुर्स की गई थी कि आपको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब सियासत में ऐसा ही होता है, एक दूसरे के हवाले से बात की जाती है। पीटीआई के वो लोग जो दाएं बाएं चलते थे, चाहे परवेज खटक हो, XYZ हो, क्या उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की? आप ये कहें अगर उनको कि जनाब इन पे प्रेशर आ गया था, इन पे सारी चीजें आ गई थी, तो उसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है बगैर प्रेशर के घूम रही थी और अभी भी घूम रही है। अंडरग्राउंड भी 5 से 6 लीडर जो बहुत बोलते थे वो तेजशुदा तरीके से अंदर है कि ताकि उनकी पॉलिटिकल एक रहे। बहरहाल ये उनकी राय है खुर्शीद शाह की। इस पर काशिफ का मौक़िफ़ लेते हैं। काशिफ, आप इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? शुमाइला, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मेरे दोनों सीनियर जो दोस्त हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि पेट फाड़ने और घसीटने वाले जुमले बोलने वाले जो उनसे उनके साथ क्या हाल हो रहा है। और सिर्फ बताता चलूं, ये जुमले शहबाज शरीफ साहब ने बोले थे जरदारी साहब के मुतालिक। जो इम्तियाज भाई जो जिन्होंने जिस नशिस्त की गुफ्तगू ये सारी रुदात सुनाई, उसमें आपने नोट किया होगा उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के सारे थे। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सियासी जमातों के लोग आपस में इस पेज पे इकट्ठे हैं कि हमने अवाम को बेवकूफ कैसे बनाना है। पीटीआई के भी 3 लोग थे, कैसे अवाम को बेवकूफ बना के हमने अपने वोट लेने, अब ये भी निशिस्तें लेनी है। ठीक, देखें मसला ये नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मसला ये नहीं है किसका क्या नैरेटिव है। सियासी जमातें नजरिए के ऊपर है, हर चीज उनका हक है, जिस तरह जाए आवाम को चकमा दे, आवाम के पास जाए, बोले आवाम को पसंद आएगा वोट दे देंगे, नहीं पसंद आएगा छोड़ देंगे। लेकिन आप देखें ना, इस मुल्क का अलमिया चेक करें कि आपने इस 23-24 करोड़ आवाम को कैसे जाहिल और भेड़ बकरियां समझा हुआ है कि आप 14 महीने इकट्ठे हुकूमत में रहे। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने उनका पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, उनको नॉमिनेट किया वजीर आजम के लिए, राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनवाया, और अब ये एक दूसरे के साथ ये बातें कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं,
जी। ये जो इकोनॉमी की बात बिलावल साहब कर रहे हैं, ये नून लीग कर रही है। हजूर ये मिसाके मईशत की बात फ्लोर ऑफ दी हाउस में शहबाज शरीफ साहब ने भी की, जरदारी साहब ने भी की। ये कोई नई बात नहीं है, सही। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप 15 साल से कराची में सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और आपने रोटी और कपड़ा और मकान का आवाम को दिया होता, तो आपको जाके ये बात तो ना कहनी पड़ती कि यार हम आपको दोबारा इसी मामले पे लेके चलेंगे। अच्छा, अब आज ये खुर्शीद शाह साहब का गिला। खुर्शीद शाह साहब का सीधा सीधा मामला है कि मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका कि पीर पगाड़ा साहब, MQM, फजलुर रहमान साहब और PMLN ये मिलके एक पॉलिटिकल एनेक्सिस बना रहे हैं सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए। अब सखर में खुर्शीद शाह साहब का हलका है, अब सखर में JUIF का अपना वोट बैंक है। तो अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फजलुर रहमान साहब डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो खुर्शीद शाह साहब तो बोलेंगे। अब खुर्शीद शाह साहब की एक गुफ्तगू के ऊपर तो इतनी बड़ी कहानी सुना दी गई, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने यह भी ऑफर दिया कि मियाँ साहब गुस्सा जान दो, पाकिस्तान आओ, इलेक्शन कराओ, अगर नंबर कट गए तो असि तो हम दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब खुर्शीद शाह साहब की इस जुमले को भी तो आप कहें कि इसका मतलब कि वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इधर उधर आप इत्तेहाद ना बनाएं, जैसे पहले PDM की हुकूमत मिलकर बनाई है वैसे अगली हुकूमत बना लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिस्से की हुकूमत करें, हम अपने हिस्से की हुकूमत करें। क्या आप MQM और इन जमातों को लेके साथ फिर रहे हैं और खराब कर रहे हैं? ठीक है काशिफ, इस हवाले से तो आपने वाजे कर दी है सूरत हाल। एक और अहम मामला है, चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि चेयरमैन PTI सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं, जो आईनी इक़दामात उन्होंने करने थे वो नहीं कर सके। ज़रा इस हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 9 मई को किया, उसके बाद मुझे बताइए कौन उन इक़दामात को जस्टिफाई करेगा, कौन उसके साथ खड़ा होगा? अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक आईनी हैसियत है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भले तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो साबिक उनके सेक्रेटरी जनरल है, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्ट करते हैं, कोई ऐसा एक्ट जो आइन से मुतसादिम है, जो आइन से मावरा है, तो मुझे आप बताइए कि कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब अलीमा बहन जो है, उन्होंने अब आके उनको आरिफ अलवी साहब के कंडक्ट पे इतराज है। इनको उस वक्त भी इतराज था जब इमरान खान साहब ने रेहान खान से शादी की थी, उस वक्त भी नाराज होकर बैठ गई। फिर इस बात पे भी इतराज था कि उन्होंने जनाब बुशरा बीबी से शादी क्यों कर ली, कि हमसे भाइयों ने पूछा नहीं। इनकी नाराजगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ चलती रहती है, जब दिल करता है ये साथ आ जाते हैं, जब दिल करता है नाराज होकर बहनें बैठ जाती हैं, लेकिन जो सीट पे बैठा होता है, जो काम कर रहा होता है, पता उसको होता है कि वजन कितना है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एपेक्स कमेटी इजलास में जो बड़ा अहम फैसला किया गया है कि गैर मुल्की जो तारिकीन वतन हैं और जो अफगानी बाशिंदे हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा और 27 रोज की मोहलत बाकी रह गई है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा अहम फैसला किया गया है कि अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया जाएगा और मुल्क में हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, जो खुदकुश हमले हुए हैं, उसमें से 24 में से 14 अफगानी बाशिंदे शामिल हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो कि सामने आया है। इम्तियाज़ साहब, आपको लगता है कि इन तारिकीन वतन को, इन गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ मुकीम हैं, उनको मुल्क से निकालना इस कदर आसान मरहला होगा और क्या ये वाकई अब नागुज़ीर हो गया है? देखिए, नागुज़ीर तो काफ़ी अरसे से है, और जो कल भट्ट साहब ने फरमाया था ना, ये 80s में लेट 80s में अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता उस वक्त हमारे लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कल एपेक्स कमेटी में जितने भी फैसले हुए हैं, अगर इम्प्लीमेंट उसके ऊपर हुए, जो कि नज़र आ रहे हैं, हो रहे हैं, आज भी हमने इस मामले में फॉलोअप किया है। और क्योंकि ये इनको निकालने का फैसला 2 से 3 मरतबा पहले भी हो चुका है अफगानियों को निकालने का, और इनके साथ साथ बर्मीज़ भी एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, वो और ज़्यादा, यानी और ये अफ़गानी, और इन्होंने भी थोड़ा अपने आप को लिबादा कुछ और ओढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बेहतरीन फैसले हैं। इससे आपकी इकनॉमी, आपके तमाम मामला, दहशतगर्दी, सब पे काबू। ये सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर इनका नाम वो नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं होते। पूरी दुनिया में हीरोइन कल्चर, ये सारे पता नहीं किस किस मामले में पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को अगर कोई किसी ने तबाह किया है तो उसके अंदर इनका बड़ा किरदार है। जो अफगानी यहाँ से पासपोर्ट, इस वक्त भी कल जो काशिफ बता रहे थे कि पिंडी में होटल भरे हुए हैं
और वो यहाँ से वीज़े ले लेकर जा रहे हैं और वो वहाँ पकड़े जाते हैं तो वो नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़राब किया है सारा। और ये सारे यहाँ पर यानी कि आप इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने में बड़े बड़े आपको गोडाउन यहाँ पे मिलेंगे, कपड़े के, दूसरे के, आपको इवन ये कि चूंकि मैं उसमें रहा हूँ, इवन ये कि जो लंडा बाज़ार के कपड़े आते हैं उस वक्त वर्ल्ड वाइड ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इनकी मोनोपोली है। अगर उस वक्त एक मेमन कम्युनिटी के ये चनियोटी दो थे और एक ये दीवान वाले काम करते थे, उनको यहाँ पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाया गया कि वो वहाँ पे बिजनेस ना करें। वहाँ पे अगर बिजनेस करेंगे तो ये वहाँ से खरीदते हैं, यहाँ सप्लाई करते हैं। और इससे देखें ये जो अफगानी है गैर कानूनी, इससे मैं और आप सिर्फ नहीं है, जो ये खुद हमारे पश्तून भाई हैं, हमारे अपने पश्तून खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इसी तरह परेशान है। वो भी ये कहते हैं कि हमारे रोज़गार नहीं है, हमारे रोज़गार को ख़राब कर दिया गया और नाम उनका भी ये सारे का सारा करके आता है। ये बिल्कुल अच्छे फैसले हैं। इसके ऊपर जो काशिफ एक बार बार बात करता है कि बिल्कुल ऐसे ही तसलसल के साथ काम होना चाहिए। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा क्योंकि इतने बिल्कुल ब्रांड और बहादुरी, मैं कहता हूँ जरूरतमंदाना ये फैसले हैं और इसके असरात तेजी के साथ आना शुरू हुए हैं। और बाकी जो काशिफ बार बार एक बात करता है, तो परवेज इलाही भी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज पीटीआई का सदर है और पीटीआई का नामजद वो वजीर आला भी थे। और एक बनी थी, मैं बार बार कहता हूँ, एपीडीएम बनी थी मुशर्रफ के दौर में, उसके सरबराह भी फजलुर रहमान थे और पीटीआई के चेयर लाला महमूद खान अचकजई उसके अंदर थे, खान जी हमारे असफंदियार वली साहब थे और पीटीआई के चेयरमैन भी, ये सब उसमें हुआ करते। सियासत पूरी दुनिया में ऐसी होती है, लेकिन गुज़िश्ता 6-7 साल में सियासत जिस तरह गंदी हुई है, शाम को इसी तरह बैठते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग बैठते हैं। क्या अमेरिकन एम्बेसडर और पाकिस्तानी एम्बेसडर साथ नहीं बैठते? ये जो जिन्होंने साइफर लिखा था शुमाइला, जो असद मजीद साहब, वो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यार बिल्कुल, सियासत तो ऐसे ही चलती है, हतमी कुछ भी नहीं होता है। काशिफ, ये जो अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का मामला है, ये अदालत में भी गया है, फिर ये मामला भी सामने आया कि जो लोग यहाँ पैदा हुए, शादियाँ उनकी यहाँ पर हो गई हैं, पीछे से वो अफगानिस्तानी हैं लेकिन पैदाइश पाकिस्तान में है, तो ये मामला आपको किस तरह से सेटल होता नजर आ रहा है? क्या इसका कोई हल है? देखिए शुमाइला, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस वक्त हमने ये इकदाम क्यों उठाया। यहाँ पे मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स चोरी की इकॉनमी बहुत बड़ी तादाद में चल रही है। जो व्हाट्सएप के ऊपर चीनी खरीदी जाती है, व्हाट्सएप पे बेची जाती है, कच्ची पर्ची पे कारोबार होता है। आप करेंसी वालों को पूछ लें तो हर करेंसी वाले को किसी ना किसी ने पैसे दिए होंगे कि यार मेरे डॉलर लेके अपने पास रख लो, जब मुझे चाहिए होंगे मैं तुमसे ले लूंगा। गोल्ड में स्टॉक लेके रख लो, हम जब चाहिए होगा ले लेंगे। सो ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसने गैर मामूली तौर पे रेज किया और इसने इकोनॉमी को जकड़ लिया, इसके पीछे वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं और जो कारोबार कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब आपने ये तय कर लिया कि जो लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, आप या मुल्क छोड़ दीजिए, अगर आपकी पोजीशन है तो आप जस्टिफाई कर दीजिए, तो कम अज कम आप किसी ना किसी टैक्स नेट में तो आएंगे। यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे किराए 3 गुना बढ़ गए, प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ गई। एक आम गरीब आदमी इस्लामाबाद में 5 मरले का प्लॉट नहीं ले सकता, 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया दूर दराज इलाके में, ठीक है, किराए ऊपर चले गए, डॉलरों में इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आप मुझे बताएं कि इस ऐलान के बाद आप देखिएगा रोजाना की बुनियाद पे चीजें नीचे आएंगी। सही। क्यों? उनको पता है कि अब हम इसको चकमा नहीं दे सकते, स्पेयर नहीं हो सकते। जो बात आपने की, जिनकी शादियां यहाँ पे हो गई, ये डेलिबरेटली मूव हुई। देखिए 80 की दहाई से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 2006 में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख आबादी के बच्चे थे, जो 15 साल की कम उम्र के बच्चे थे यहाँ पे जो मुकीम थे पाकिस्तान में 2006 में। अब आप मुझे बताइए, अब तो वो चले गए, 30 साल के हो गए, उन्होंने शादियां कर ली, उनके बच्चे हो गए। अब वो कहेंगे जी हमारी तो शादियां यहाँ पे हैं, हमारी रिश्तेदारियां यहाँ पे, हम क्या करें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, तारकीन वतन है, वो जाएं अपने मुल्क में वापस, और जो यहाँ पर मौजूद है अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है।
वो कम से कम टैक्स एक्ट में रजिस्टर तो होंगे। हाँ। लेकिन ये फैसला क्रेडिट है निगरान हुकूमत का, बिल्कुल, ये फैसला बिल्कुल, क्रेडिट है सही। आर्मी चीफ का। बिल्कुल किसी ठीक है, जमहूरी बिल्कुल। हुकूमत में इतने तरप्पड़ नहीं थे कि ये फैसला कर सकती। ये दो तिहाई अक्सरियत की हुकूमतों भी ये फैसला नहीं कर सकी, इन्होंने सिर्फ डिले किए। सही। ये अगर ये फैसला हो गया है तो हमें बहसीत पाकिस्तानी इसका प्रचार करना चाहिए, सही। सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि और कुछ ना ताउन, कुछ तो और बेहतरी काशिफ आएगी। ताउन भी डिटर्नेंस करना के- चाहिए, ताउन भी बड़ा जरूरी और है। आखिरी बात शुमाइला, आखिरी जी, बात, हाँ। 450 से जायद इस्लामाबाद पुलिस ने अफगानी पकड़े हैं, यहाँ से गैर मुल्की जो पकड़े हैं मुकीम यहाँ पे, सही। 450 से जायद। 800 यहाँ पे हो एक गए। आज की रिपोर्ट है। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग या ये मंशियात में हैं, और इनके ऊपर पर्चे 60-70 पर्चे हैं इनके ऊपर, को स्ट्रीट मंशियात में क्राइम में भी, मुलव्विस है, कराची को से कब्जे में मुलव्विस है। रियासत पकड़ने में स्ट्रीट क्राइम में भी स्ट्रीट मुलव्विस का- है। देखिए ईरान में अफगानी जिन्होंने बाशिंदे। मोस्टली जो है ना शुमाइला शादियां आपस में ही की हुई हैं 90%। दूसरा ईरान के कैंपों में भी बड़ी तादाद रहती है, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं की हुई है, जो उन्होंने की है उन्होंने और नादरा के वापस हवाले जाना से भी है यहाँ और डाटा तलब किया गया। शुमाइला एक जुमला, जी जी जी। क्योंकि मेरे भाई ने इतराज रखा कि परवेज लाई साहब सबसे बड़े डाकू थे और वजीर आला बना दिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो वो सबसे बड़े डाकू थे तो आज अंदर है ना, जो बाहर नहीं आ रहे। ठीक है मुनव्वर साहब, आप इस फैसले के क्या असरात देख रहे हैं जो गैर कानूनी तारीकीन वतन को मुल्क बदर करने का फैसला हुआ है? जी मुनव्वर साहब। देर आए दुरुस्त आयद वाला मामला है। ये तो बहुत पहले ऑपरेशन कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमारी जो हिकमत अमली है, जो मुल्क की जो स्ट्रेटजीज रही है, उसमें ये प्रायोरिटी पे नहीं था ये सब्जेक्ट, लेकिन अब आ गया तो ये बड़ा अच्छा है। और ये दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह की लिबर्टी हासिल नहीं होती। चाहे आप 20 साल आप कोई एमिरेट्स के किसी कंट्री में 20 साल रह ले, तो वहां पे जैसे ही आपका वीजा एक्सपायर होगा वो आपको वापस देश निकाला कर देंगे, चाहे आपकी वहां पे नस्लें जवान होती हो। इसी तरह यूरोप जो जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन है, वहां पे जो इलीगल बॉर्डर एंट्री करते हैं उनको गोलियां मार के समुद्र में लाशें गिरा देते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में ये एक वाकया हुआ था जिसमें 70 लोग जो है वो समुद्र में डूब मर गए थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा चैंपियन है जमहूरियत का, वहां पे कोई इलीगल जाके बंदा दिखाए, वो भी इसी तरह गन बोटिंग, वो फाइटिंग होती है, शूट करते हैं गन जो उससे, और जो बोट आ रही होती है इलीगल उसको वहीं पे डुबो देते हैं। और कोई बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है, जमहूरियत भी है, सारी चीजें ही, और पूरी दुनिया में भी वो इस चीज का प्रचार करता है। कोई इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे रह के दिखा दे, जैसे ही पकड़ा जाएगा उसके अपने होमलैंड में उसकी टिकट कटवा के उसको वापस भेज देंगे। कनाडा में भी इसी तरह, बाकी जो भी मुल्क है, वो इंडिया में कोई बंदा रह के बता दे। तो ये हमारे बॉर्डर जो इस तरीके से ओपन थे, और ये हमने लिबर्टी दी हुई थी सारे दुनिया को, जो यहाँ पे आके रहना चाहता रह ले, उसकी कोई पूछ पड़ती नहीं होगी। तो उसकी वजह से अब उन फैसलों के असरात जो अब खराबियों की सूरत में सामने आए, और इदारों ने और हुकूमत ने इस बात का इदराक कर लिया कि अब किसी को जो इलीगल स्टे उस पे नहीं रहने देना, तो वो ठीक है, बड़ा अच्छा। और यहाँ पे लाहौर में वो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस हवाले से एक मीटिंग की है, और पुलिस को और स्पेशल ब्रांच को इस बारे में टास्क दिए हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनकी लिस्टें मुरतब करके और उनके ऊपर नजर रखे, और अगर वो 30 अक्टूबर तक खुद से नहीं जाते तो फिर यकम से फिर उनकी गिरफ्तारी शुरू। और आवाम को भी निशानदेही करनी चाहिए। बिल्कुल वही बात कि आवाम को भी ताउन करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और यकीनन ये जो अहम फैसले किए गए हैं इनके मुस्बत असरात मुस्तकबिल में हमें नजर आएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।